हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का अपनी एकलव्य एकेडमी मेरठ परिवार में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि अभी तक हमने जो होम मैनेजमेंट के क्वेश्चन कराए थे उसकी सीरीज हमारी चल रही थी। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं और अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप हमारे साथ डेली प्रैक्टिस करते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। चलिए देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो क्या रहेगा। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, होम मैनेजमेंट के चल रहे हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा वो है, कहा है झगड़ा सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका है। पूछा है जो झगड़ा सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका होता है ये कौन सा होता है। तो ऑप्शन दिया है, क्या हावी हो जाना, मतलब एक तो आपने झगड़ा किया और ऊपर से आप हावी हो जाओ, या स्वयं को प्रस्तुत कर देना, वार्ता करना, या समझौता करना। तो अगर किसी में झगड़ा हो गया है तो सबसे पहले क्या करें कि आप वहां पे ना तो हावी हो, ना ही क्या करें बात को बढ़ाने की कोशिश करें, और ठीक है ना ये करें कि अपने को आइडेंटिफाई करें कि स्वयं को वहाँ पे सही बताने की कोशिश करें। आपको क्या करना है, सबसे पहले वहाँ पर समझौता कराने की कोशिश करनी है, ठीक है। जिससे क्या होगा, वो जो झगड़ा है वो बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा और दोनों पक्षों में आपसी जो समझौते वाली बात है वो क्रिएट हो जाएगी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा डी, समझौता। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से क्या माध्यमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन कहा है कि निम्न में से क्या है जो माध्यमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है। तो दिया है सिलाई है, कढ़ाई है, पारिवारिक स्वास्थ्य है, या स्वास्थ्य एवं स्वच्छता है। ठीक है, तो जो माध्यमिक कक्षाएं हैं उनमें क्या शामिल नहीं होता, उनमें नहीं होता है हमारा स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। ठीक है, जो माध्यमिक कक्षाएं होती हैं उनमें सिलाई भी होती है, कढ़ाई भी होती है, पारिवारिक व्यवस्था भी होती है, पर जो स्वास्थ्य सुरक्षा है वो नहीं होती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट है, घरेलू हिंसा का मुख्य लक्षण है। जो घरेलू हिंसा होती है इसका मुख्य लक्षण क्या है। तो देखो पहला ऑप्शन दिया है कि शारीरिक प्रताड़ना, मतलब शारीरिक रूप से उस पर क्या टॉर्चर उसको किया जाए, मानसिक रूप से किया जाए, गाली देना, या उपयुक्त सभी। तो घरेलू हिंसा की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या हो जाता है, उपयुक्त सभी। ये तीनों जो होती हैं ये मेंशन होती हैं। फिजिकल वो भी होता है इसमें, मानसिक भी होता है, गाली देना भी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, गृह व्यवस्था विषय में पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु पारिवारिक साधनों के उपयोग से संबंधित निर्णयों को सम्मिलित किया जाता है किसके अनुसार। ये हमें होम मैनेजमेंट की डेफिनेशन दी है और पूछा है कि ये किसकी डेफिनेशन है। तो आप याद रखेंगे ये किसकी डेफिनेशन है, ये है हमारी R H कोटिजन की। ठीक है, किसने कहा है ये, जो होम मैनेजमेंट है वो पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु पारिवारिक साधनों के उपयोग से संबंधित निर्णयों को सम्मिलित किया जाता है। किसने दी है डेफिनेशन, ये हमारी कोटिजन ने दी है। राइट आंसर हो जाएगा इसका सेकंड। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में बढ़ता जा रहा है। जो अभी करंट सिचुएशन चल रही है, वर्तमान समय चल रहा है, इसमें क्या बढ़ता जा रहा है। क्या एकल परिवार बढ़ता जा रहा है, संयुक्त परिवार बढ़ता जा रहा है, या उपरोक्त दोनों। तो आप याद रखेंगे जो एकल परिवार होता है, न्यूक्लियर फैमिली होती है, ये आज के समय में बढ़ती जा रही है क्योंकि जो व्यक्ति है वो शिक्षित होता जा रहा है और रोजगार के अवसर के लिए वो बाहर जाता है। तो क्या करता है, परिवार का क्या हो जाता है, विखंडन हो जाता है, लोग साथ नहीं रह पाते हैं। तो परिवार जो है वो एकल परिवार के रूप में परिवर्तित हो रहे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा समाज विकास में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन है जो कि क्या है, सोशल डेवलपमेंट में सम्मिलित नहीं है। क्या राज्य स्तर नहीं है, देश स्तर है, जनपदीय है, ग्राम स्तर है। तो आप याद रखेंगे जहां भी सोशल डेवलपमेंट की बात होगी वहां पर राज्य स्तर भी सम्मिलित होता है, देश भी होता है, जनपद भी होता है, पर ये जो ग्राम स्तर होता है ना, ये सामाजिक विकास में सम्मिलित नहीं होता। इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट है, परिवार कल्याण कार्यक्रम का आरंभ हुआ था। ये जो परिवार कल्याण कार्यक्रम है इसमें
क्या इसका जो प्रारूप था, इसका उद्देश्य क्या था कि जनसंख्या इतनी बढ़ रही है उसको नियंत्रित करना, और जो परिवार हैं उनको सीमित करके क्या करना, उनको अच्छे रहन सहन के स्तर के लिए प्रेरित करना, कि वो सीमित हो जाए, मतलब इतनी पॉपुलेशन को ना बढ़ाएं, और जितनी है उसको वो अपने रहन सहन, मतलब उनमें कोई दिक्कत ना हो, उनको भोजन मकान वह सभी उपलब्ध हो, इस तरह से वो अपने रहन सहन को अच्छा बनाए। इसमें ये कार्यक्रम लगाए गए थे। और ये कब आरंभ हुआ था? ये हुआ था हमारा 1977 में, 1977 में हमारा परिवार कल्याण कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट है, भारत की केंद्रीय स्वास्थ्य व्यवस्था है, भारत की जो केंद्रीय स्वास्थ्य व्यवस्था है वो क्या है? स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय। ठीक है, सेकंड दिया है स्वास्थ्य सेवाओं का सामान्य निदेशालय या केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय। तो ये जो होते हैं भारत की केंद्रीय स्वास्थ्य व्यवस्था होती है, उसमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भी होता है, और स्वास्थ्य सेवाओं का सामान्य निदेशालय भी इसका सहयोग होता है, केंद्रीय स्वास्थ्य भी होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। ये तीनों ही इस व्यवस्था में सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट है, परिवार शब्द इनमें से किस लैटिन शब्द से बना है? ये जो परिवार शब्द है, फैमिली शब्द है, ये किस लैटिन शब्द से बना है? तो ये बना है हमारा फैमुलस से, और जिसका अर्थ होता है सेवक या नौकर। ठीक है, ये इसका अर्थ है। पर हम अगर परिवार का डिटेल में अर्थ देखें तो परिवार में कौन सम्मिलित होता है? माता पिता और उनके विवाहित अविवाहित बच्चे और अन्य सदस्य जो क्या होते हैं, आपस में परस्पर प्रेम और स्नेह से साथ में बंधे हुए रहते हैं, जुड़े रहते हैं। तो परिवार हमारा उससे बनता है जहां पर कौन होता है? हमारे माता पिता होते हैं, उनके विवाहित अविवाहित बच्चे होते हैं, परिवार के अन्य सदस्य होते हैं जो आपस में प्यार और स्नेह से जुड़े हुए बंधे हुए रहते हैं। ठीक है, तो फैमिली जो होता है ये एक हिंदी शब्द है, जो लैटिन भाषा ये किससे लिया गया है? फैमुलस से बना है। अगर इसका हम देखें तो इसका अर्थ होता है सेवक या नौकर। ठीक है, नेक्स्ट है, समाजशास्त्र की सर्वप्रथम पुस्तक का नाम क्या है? ठीक है, ये जो सोशलॉजी है इसकी सर्वप्रथम पुस्तक का क्या नाम है? तो आप याद रखेंगे, इसका है प्रिंसिपल ऑफ सोशलॉजी। और ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी हमारी हर्बर्ट स्पेंसर ने। ठीक है, कौन है इसके लेखक? हर्बर्ट स्पेंसर हैं, जिन्होंने समाजशास्त्र की सर्वप्रथम पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट है, निम्न में से समाजशास्त्र की एक विशेषता कौन सी है? तो समाजशास्त्र की एक विशेषता पूछी है, कौन सी है? क्या यह अनुभव आश्रित है? ठीक है, और सेकंड दिया है वस्तुनिष्ठ है, मूल्य तटस्थ है, या अनुमान अनुमान विषयक है। तो आप याद रखेंगे ये जो समाजशास्त्र होता है इसकी क्या विशेषता होती है कि इसके जो मूल्य होते हैं, इसकी जो वैल्यू होती है ना, कि बहुत ही लॉजिकल होती है, तटस्थ होती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट है, कहा है जीविकोपार्जन के साधन, जीवक मतलब जीवन को उपार्जित करने के साधन, और क्या है? एक आभूषण। ठीक है, क्या है? साधन है और आभूषण है, आदि स्त्री धन है। तो स्त्री धन किसने बताया है? तो आप याद रखेंगे कि जो जीविकोपार्जन के साधन और हमारे क्या है आभूषण है, उनको स्त्री धन किसने बताया? तो उन्होंने बताया हेनरी मैन ने। ठीक है, किसने बताया स्त्री धन? स्त्री को धन किसने बता दिया? हेनरी मैन ने। तो हम इसको ऐसे डेफिनेशन याद रखेंगे कि जो हेनरी मैन है उन्होंने स्त्री को ही धन बता दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट है, परिवार नियोजन का कार्य करने का उद्देश्य मानव जीवन पर प्रतिबंध लगाना नहीं है बल्कि उसको समृद्ध बनाना है। यह कथन किसका है? देखो क्या कहा है, डेफिनेशन है, कथन है, किसका है? कि परिवार नियोजन का कार्य जो उद्देश्य है वो यह है कि मानव जीवन पर उस प्रतिबंध नहीं लगाना है बल्कि क्या है, उसको समृद्ध बनाना है। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन है डॉक्टर जी के अग्रवाल का। ठीक है, जिन्होंने क्या कहा है कि मानव जीवन पर प्रतिबंध लगाना नहीं है बल्कि क्या करना है, उसको समृद्ध बनाना है, उसको विकसित करना है, उसका विकास करना है। किसने कहा है? अग्रवाल जी ने कहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है, परिवार का स्वरूप आजकल तेजी से बदल रहा है।
ठीक है, परिवार जो है, फैमिली जो है, इनका स्वरूप क्या है, आजकल बहुत तेजी से बदल रहा है। इसके पीछे का क्या कारण है, क्या इसका प्रभाव है, क्या औद्योगिकरण है, व्यक्तिवादिता है, उच्च शिक्षा है, या उपयुक्त सभी है। तो आप याद रखेंगे ये जो व्यक्तिवादिता है ना, कि सब व्यक्तियों के थॉट और क्या है, उनके सोचने की, उनके वैल्यू अलग अलग है। तो ये जो व्यक्तिवादिता है वो क्या कर रही है, आजकल परिवार के स्वरूप को चेंज कर रही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट है, दिया है संस्कृति की डेफिनेशन है कि संस्कृति हमारे क्या है, सोचने रहने के ढंगों से दैनिक क्रियाकलापों, साहित्य, धर्म तथा मनोरंजन आदि में हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है। यह कथन किसने कहा है, तो आप याद रखेंगे यह कथन कहा है हमारे मैकाइवर पेज ने। ठीक है, ये डेफिनेशन किसने दी है, मैकाइवर पेज ने दी है। संस्कृति की डेफिनेशन है कि संस्कृति हमारे सोचने रहने के ढंगों से दैनिक क्रियाकलापों, साहित्य, धर्म और मनोरंजन आदि में हमारी प्रकृति की क्या है, अभिव्यक्ति है। ये डेफिनेशन किसने दी है, तो ये डेफिनेशन दी है हमारी मैकाइवर पेज ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है, भारतीय नर नारियों के लिए निम्न में से कौन सा मूल्य सर्वोच्च है। तो पूछा है कि जो भारतीय नर नारी हैं उनके लिए कौन सा मूल्य है, जो वैल्यू है, जो सर्वाधिक उपयोगी है, महत्वपूर्ण है। इसमें दिया है फर्स्ट भौतिक, मानसिक, धार्मिक, या इनमें से सभी। तो नर नारियों के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वो भौतिक भी होते हैं, मानसिक भी होते हैं, धार्मिक होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, ये तीनों होते हैं। नेक्स्ट है, परिवार को जीवन की प्रारंभिक पाठशाला के नाम से किसने संबोधित किया। ठीक है, क्या कहा है कि परिवार को जीवन की प्रारंभिक पाठशाला किसने संबोधित किया। तो परिवार को जीवन की प्रथम पाठशाला किसने कह दिया, अरस्तु ने। ठीक है, जो प्लेटो और अरस्तु हैं, इन्होंने क्या कहा कि परिवार को जीवन की प्रारंभिक प्रथम पाठशाला बताया। किसने बताया, तो वो अरस्तु और प्लेटो हैं जिन्होंने ये परिभाषा कही है, जिन्होंने ये कथन कहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट है, इनमें से परिवार का कौन सा जैविकीय कार्य है। ठीक है, जैविकीय कार्य पूछा है, कौन सा है, संतानोत्पत्ति है, स्थिति प्रदान करना है, धनोर्पार्जन करना है, या मनोरंजन करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा राइट, संतानोत्पत्ति जो होती है, संतान प्राप्ति जो होती है, ये परिवार का एक जैविकीय कार्य होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है, फैमुलस शब्द का क्या अर्थ है। तो देखो ये परिवार फैमिली से बना है। फैमुलस जो क्या है, एक लैटिन शब्द है, ठीक है, जिसका अर्थ है सेवक। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है, व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति में बाधक कारक है। बाधक पूछा है कि व्यक्ति की आवश्यकता जो नीड होती है, और तो इसमें कौन सा जो बाधक होता है कारक, क्या अज्ञानता होता है, निर्धनता होता है, सामाजिक मान्यताएं होती हैं, या ये सभी होती हैं। तो ये अज्ञानता भी होती है, जिसकी वजह से व्यक्ति क्या अपनी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाता। निर्धनता के कारण भी कई बार वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है। सामाजिक कुछ मान्यताएं भी होती हैं जिनके अंगेज जाके वो काम नहीं कर सकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट है, कहा है भौतिक, सामाजिक, आत्म संगठन, ठीक है, और प्राप्ति को किस विद्वान द्वारा आवश्यकताओं का वर्गीकरण माना जाता है। ये डेफिनेशन दी है कि भौतिक है, सामाजिक है, आत्म संगठन और प्राप्ति को किस विद्वान द्वारा आवश्यकताओं का वर्गीकरण माना जाता है। तो आवश्यकताओं को वर्गीकृत किसने किया है, तो ये किया है हमारा प्रो डैनियल प्रेस्कोट द्वारा हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है, समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन है। यह कथन किस समाजशास्त्री का है। ठीक है, डेफिनेशन दी है कि समाजशास्त्र जो है सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन है। यह डेफिनेशन किसकी दी है। तो बच्चों क्या कहते हैं, आप याद रखना कि होम मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा डेफिनेशन आएंगी, इसीलिए हमने इन सारी डेफिनेशन को समावेश करते हुए एक पूरा एक क्लास बना दी है, जिसमें आपको पूरे होम मैनेजमेंट में जितनी भी डेफिनेशन है सारी उसमें हमने कर दी है, कि आपको कंफ्यूजन ना हो और आपको अलग अलग से ना ढूंढनी पड़े। तो आपको बहुत इजीली हो जाएगा पढ़ना, और परीक्षा में भी सारी डेफिनेशन आपको सही मिलेंगी, उससे बाहर नहीं जाएंगी।
ठीक है, यहाँ पे ये डेफिनेशन दी थी कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन है। ठीक है, क्या कहा है, जो समाजशास्त्र है वो सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन है। तो डेफिनेशन किसने दी है, तो ये दी है दुर्खिम ने। देखो ऐसे याद कर लो इसको, सामूहिक प्रतिनिधानों की बात की है कि समूह में लोग हैं तो उनमें झगड़े भी होंगे, झगड़े होगा तो क्या होगा, दुख होगा। अब दुख होगा तो दुख कैसे हुआ, वो दुर्खिम की वजह से हुआ, क्योंकि डेफिनेशन किसने दी है, दुर्खिम ने दी है कि समाजशास्त्र जो है वो सामूहिक प्रतिनिधियों का अध्ययन है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट है, बालक बालिकाओं में पाए जाने वाले सामाजिक भेद हैं। जो बालक बालिकाओं में पाए जाने वाले सामाजिक भेद होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ऑप्शन दिया है आचरण में, स्वभाव में, दृष्टिकोण में, या इनमें से सभी। तो जो बालक बालिकाओं में जो डिफ्रेंशिएट किया जाता है, उनमें जो भेद पाए जाते हैं वो आचरण में भी होता है, स्वभाव में भी होता है, दृष्टिकोण में भी होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट है, समाज पर दहेज प्रथा का क्या है, कुप्रभाव है। अब ऑप्शन दिया है सुमेल विवाह है, नैतिकता है, स्त्रियों की उच्च स्थिति है, या ऋणग्रस्तता है। ठीक है, ये जो गरीबी होती है, ऋणग्रस्तता होती है, ये सबसे बड़ा कारण होती है हमारे समाज में दहेज प्रथा को फैलाने का, या दहेज प्रथा से जो महिलाएं पीड़ित हो रही हैं वो किस वजह से हो रही है, निर्धनता हो रही है, उनके घरों में पैसे की कमी है, तंगी है, जिसकी वजह से क्या है, उनको इस प्रताड़ना से गुजरना पड़ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा डी। नेक्स्ट है, मनुष्य सबसे पहले परिवार का सदस्य है। ठीक है, और फिर क्या है, राज्य का है। पहले क्या है, परिवार का सदस्य है, फिर है राज्य का, और इस प्रकार राज्य रूप परिवार पर आधारित होना चाहिए। यह विचार किसका है। ठीक है, किसने कहा है कि जो मनुष्य है वो सबसे पहले तो परिवार का सदस्य है, फिर वो राज्य का, और इस प्रकार राज्य रूप परिवार पर आधारित होना चाहिए। ये किसने कहा है, ये कन्फ्यूशियस ने कहा है। किसका कथन है, ये कन्फ्यूशियस का कथन है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, परिवार की सफलता की कुंजी है। परिवार की सफलता की कुंजी है, क्वेश्चन दिया है, ऑप्शन में दिया है देखो, सफल दाम्पत्य समायोजन, आर्थिक विकास, परिवार की वृद्धि, या इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखेंगे, परिवार की सफलता की कुंजी, एक परिवार सफल रूप से अपना जीवन यापन कर रहा है तो उसके पीछे क्या है कि वो सफल दाम्पत्य समायोजन है। ठीक है, इसमें जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है, जहां पति पत्नी एवं बच्चे ही मात्र एक साथ मिलजुल कर एक छत के नीचे रहकर एक रसोई में खाना पकाते हैं व खाते हैं, तो वो कौन से परिवार के अंतर्गत आता है, तो वो आता है हमारा व्यक्तिगत परिवार के अंतर्गत। ठीक है, व्यक्तिगत परिवार होते हैं, उसमें क्या होता है, माता पिता और उनके बच्चे होते हैं जो एक छत के नीचे रहते हैं, एक किचन में बना हुआ भोजन खाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत परिवार। नेक्स्ट है, यह किसका कथन है कि संयुक्त परिवार में दाम्पत्य प्रेम के विकास का अवसर कम मिलता है। किसने कहा है, तो ये डेफिनेशन दी है राजेंद्र प्रसाद ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, अपने परिवार, समाज और राष्ट्र हित हेतु अपनी क्षमताओं का संपूर्ण उपयोग कर मानव जाति का कल्याण कर सकता है। कौन कर सकता है, ठीक है, तो इसका जो देखो, कुपोषित व्यक्ति होगा वो तो कुपोषित है, वो पहले से ही उसके अंदर क्या है, पोषक तत्वों की कमी है, जिसकी वजह से तो वो कुपोषण हो गया है, उसे सुपोषित। तो एक जो स्वस्थ व्यक्ति होता है ना, वो क्या कर सकता है, अपने परिवार, अपने समाज के लिए पूरी तरह से अपना दायित्व तो निभा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक स्वस्थ व्यक्ति। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय परिवार कल्याण केंद्र पर निम्नलिखित कार्य होते हैं। जो ये राष्ट्रीय परिवार कल्याण केंद्र बनाए गए हैं जगह जगह, उन पर क्या कार्य होते हैं, तो देखो ऑप्शन में दिया है परिवार नियोजन, प्रसव के समय महिलाओं की देखभाल, और माता शिशुओं की देखभाल, या उपयुक्त सभी। तो जो राष्ट्रीय परिवार कल्याण केंद्र होते हैं उन पर क्या होता है कि प्रसव के समय महिलाओं की देखरेख की जाती है, साथ के साथ जनसंख्या को नियंत्रित करने के काम भी किए जा सकते हैं जाते हैं, जिससे क्या होता है कि परिवारों को सीमित करके उनको अच्छे रहन सहन स्तर के लिए प्रेरित किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट है, परिवार की अर्थव्यवस्था के सफल संचालन के लिए निम्न में से किन
मूल सिद्धांतों का ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है, परिवार की अर्थव्यवस्था को सफल संचालन के लिए हमें किन सिद्धांतों का ज्ञान होना आवश्यक है? ऑप्शन दिया है अर्थशास्त्र का, आय का, व्यय का। तो किसका होना चाहिए? अर्थशास्त्र का होना चाहिए कि हमें अपनी जो प्लानिंग है इस तरह से करनी चाहिए कि हमारी इनकम क्या है, हमारा व्यय क्या है और उसमें हम बचत क्या रखेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, अर्थशास्त्र। नेक्स्ट है, परिवार कल्याण के लिए गृहिणी में क्या होना जरूरी है? जो एक गृहिणी होती है वो परिवार कल्याण के लिए उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या गुण होने चाहिए? ऑप्शन दिया है सुंदरता, मितव्ययता, सूझबूझ या नम्रता। तो ठीक है, आप याद रखेंगे जो मितव्ययता है गृहिणी के अंदर ये विशेष रूप से होनी चाहिए, तभी क्या है वो परिवार का कल्याण भी कर सकती है और अपने घर को सुचारू रूप से चला सकती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट है, कहा है परिवार की आय व्यय पर नियंत्रण होना चाहिए। ठीक है, आय घर के सृजनात्मक कार्यों में व्यय करना गृह अर्थव्यवस्था कहलाता है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? यहाँ पे हमें होम मैनेजमेंट की डेफिनेशन दी है कि जो परिवार है वो परिवार की आय व्यय पर नियंत्रण होना और आय का घर के सृजनात्मक कार्यों में व्यय करना गृह अर्थव्यवस्था कहलाती है। तो आप याद रखेंगे अगर सृजनात्मक कार्य कहीं पर आपको दिखे तो वो डेफिनेशन किसकी हो जाएगी? वो हो जाएगी निकिल एंड डार्सी की। ठीक है, इसका राइट आंसर हो गया सेकंड। नेक्स्ट है, परिवार नियोजन से लाभ है। देखो परिवार नियोजन से क्या लाभ होते हैं? फर्स्ट दिया है रोजगार में वृद्धि होती है, बिल्कुल होती है। निर्धनता में कमी आती है, बिल्कुल आती है। जीवन स्तर में सुधार होता है, हाँ जी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? डी, इनमें से सभी। ठीक है, परिवार नियोजन से क्या लाभ होते हैं? रोजगार में वृद्धि भी होती है, निर्धनता में कमी भी होती है और जीवन स्तर में सुधार भी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट है, परिवार क्या है? तो परिवार क्या है आप सभी को पता है, परिवार जो है एक सामाजिक संस्था है। ठीक है, परिवार क्या है? एक सामाजिक संस्था है। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट है, परिवार की कुशल अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। परिवार की जो अर्थव्यवस्था है, कुशल अर्थव्यवस्था है, वो किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन में दिया है आवश्यक बचत पर, ठीक है, आवश्यकताओं के समन्वय पर, विवेकपूर्ण बचत पर या आवश्यकता खर्च में कटौती कर। तो परिवार की जो कुशल अर्थव्यवस्था होती है वो हमारी विवेकपूर्ण बचत पर क्या करती है? निर्भर करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, विवेकपूर्ण बचत पर। नेक्स्ट है, कहा है बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह और समूह विवाह। ठीक है, अनियंत्रित विवाह, ये सभी विवाह के प्रकार हैं। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? क्या एकल विवाह के अंतर्गत आते हैं, प्रायोगिक विवाह के अंतर्गत आते हैं, बहु विवाह के आते हैं, समझौता विवाह के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं हमारे बहु विवाह के अंतर्गत। इसमें हमारे बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह और समूह विवाह ये सभी जो होते हैं हमारे बहु विवाह के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, कहा है व्यक्ति के जीवन में एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं। व्यक्ति के जीवन में एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध क्या रखते हैं? तो आप याद रखेंगे पार्कर हैं जिन्होंने बताया है, क्या बताया पार्कर जी ने? 3 बताए ना मूल्य तत्व। पहला क्या बताया उन्होंने? वैल्यू बताया है, मूल्य, ठीक है, लक्ष्य बताए हैं और क्या बताया है? स्तर बताया है। पार्कर ने 3 तत्व बताए हैं जो कि क्या होते हैं? व्यक्ति के जीवन में एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं। हमारे क्या होते हैं? मूल्य होते हैं, लक्ष्य होते हैं और स्तर रहते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है हम अपने जो जीवन है उस तरह से व्यतीत करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, परिवार के सदस्यों द्वारा घरेलू उत्पादन है। घरेलू उत्पादन, जो परिवार के सदस्य घरेलू उत्पादन कर रहे हैं, मानो उन्होंने घर में ही अपना एक किचन गार्डन बना रखा है, वहां पे उन्होंने सब्जियां उगा रखी हैं, या फिर घर में कोई अपना व्यापार कर रखा है, अचार बनाने की कोई क्रिया, अचार का उत्पादन कर रखा है बनाने का। तो ये किसके अंतर्गत आता है? ये आता है हमारा वास्तविक आय के अंतर्गत। ठीक है, ये जो हमारी वास्तविक आय होती है ये एक प्रत्यक्ष आय होती है और एक होती है हमारी अप्रत्यक्ष आय।
प्रत्यक्ष आय वो होती है जो हमें बिना धन खर्च करे ही प्राप्त हो जाती है, ठीक है। और अप्रत्यक्ष आय होती है जो हमें धन वस्तु सेवा के बदले में जो प्राप्त होती है, वो हमारी अप्रत्यक्ष आय के अंतर्गत आती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट की जो घरेलू उत्पादन हो रहा है वो किसके अंतर्गत आएगा, वो हमारा वास्तविक आय के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है, यह किसने माना था कि ये जो संस्थाएं हैं एक समाज की व्यवस्थाएं होती हैं। तो आप याद रखेंगे ये जो संस्थाएं हैं ये समाज की व्यवस्थाएं होती हैं, ये किसने माना था, ये माना था हमारे डगलस नॉर्थ ने, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, डगलस नॉर्थ हैं जिन्होंने संस्थाओं को समाज की व्यवस्थाएं कहा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, परिवार में गृहिणी के व्यक्तित्व का सबसे मामरिक पक्ष क्या है, ठीक है। सबसे बड़ी भूमिका क्या है गृहिणी की, तो देखो क्या दिया ऑप्शन में, बहन का पक्ष, लड़की का पक्ष, माता का या पत्नी का। तो सबसे बड़ा जो होता है वो माता का होता है, ठीक है, जिसमें वो क्या करती है अपने बच्चों का, अपने परिवार के लोगों का पूरी तरह से उनकी आवश्यकता, उनकी जरूरतों को पूरा करती है, उनका ध्यान रखती है। तो इसका ये सबसे बड़ा व्यक्तित्व होता है जो होता है माता का पक्ष, ठीक है। नेक्स्ट है, बाल विवाह निरोधक अधिनियम किस सन में लागू हुआ था, ठीक है। बाल विवाह निरोधक अधिनियम दिया है कि ये किस सन में लागू हुआ था, तो ये हुआ था हमारा 1929 में, 28 सितंबर 1929 में लागू हुआ था। नेक्स्ट है, जीवन चक्र की किस अवस्था में साधनों की मांग बढ़ जाती है, मतलब जीवन चक्र की 3 अवस्थाएं बताई हैं विगलो ने है, उन्होंने 3 अवस्थाएं बताई हैं। पहली बताई है प्रारंभिक अवस्था, दूसरी बताई है विस्तृत अवस्था, और तीसरी बताई है संकुचित अवस्था। ये विगलो ने क्लासिफिकेशन किया है, विगलो के द्वारा दिया गया है क्लासिफिकेशन जीवन चक्र का। तो इसमें पूछा है कि साधनों की मांग जो है वो किस अवस्था में बढ़ जाती है, तो ये जो विस्तार की अवस्था होती है जिसमें क्या होते हैं, हस्बैंड वाइफ उनके बच्चे होते हैं विद्यालय जाना प्रारंभ कर देते हैं या वो उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाते हैं, तो ये जो होती है सबसे लंबी अवस्था होती है जिसमें साधनों की मांग सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट है हमारा शारदा एक्ट संबंधित है, तो ये जो शारदा एक्ट संबंधित है ये हमारा बाल विवाह से संबंधित है, और ये जो अधिनियम है कब लागू हुआ था, 28 सितंबर 1929 को हुआ था, ठीक है। और इसके जो प्रयोजक थे वो कौन थे, इसके प्रयोजक थे हरविलास शारदा। इन्हीं के नाम पे क्या हुआ था, ये बाल विवाह जो शारदा एक्ट पारित हुआ था वो इन्हीं के नाम पर हुआ था। तो ये जो किससे संबंधित है, ये हमारा बाल विवाह से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत में दहेज विरोधक कानून कब लागू हुआ था, भारत में जो दहेज के विरोध कानून लागू हुआ था वो कब हुआ था, तो वो हुआ था 1961 में, ठीक है। आप याद रखेंगे 1961 में कानून, भारत में दहेज निरोधक अधिनियम जो है ये कानून जब लागू हुआ था 1961 में। नेक्स्ट है, विशेष विवाह अधिनियम सन बनाया गया था, जो ये विशेष विवाह अधिनियम है ना वो किस सन में बनाया गया था, ये पूछा है हमसे। तो ये क्या हुआ था 1954, ठीक है। आप याद रखेंगे कि जो विशेष विवाह अधिनियम है वो कब बनाया गया था, तो वो 1954 में बनाया गया था। नेक्स्ट है, वह सामाजिक नियम जिसमें व्यक्ति को अपने समुदाय से ही विवाह के लिए साथी ढूंढना होता है, ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें व्यक्ति को अपने समुदाय से ही विवाह के लिए साथी ढूंढना होता है, तो वो होता है हमारा एंडोनोमी, ठीक है, जिसे हम अंतर विवाह कहते हैं। ये जो अंतर विवाह होता है इसमें क्या होता है कि हम अपने समूह के सदस्यों में से ही अपने जीवन साथी का चुनाव करते हैं। ये एंडोनोमी जो है ये अंतर विवाह होता है, और ये बहिर्विवाह होता है एक्सोडोमी,
जिसमें क्या होता है कि हम अपने समाज समूह से बाहर जाकर अपने जीवन साथी ढूंढते हैं। ठीक है, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा सी, एंडोनॉमी। नेक्स्ट है, वह विवाह जिसमें स्त्रियां युद्ध उपरांत जीत कर लाई जाती थी, वह विवाह कौन सा कहलाता था? पहले टाइम पे क्या होता था कि स्त्रियों को युद्ध में जीत कर लाया जाता था और उनसे विवाह कर लिया जाता था। ठीक है, तो वो विवाह कौन सा कहलाता था? वो कहलाता था राक्षस विवाह। ठीक है, और असुर विवाह में पता क्या होता था? असुर विवाह में क्या होता था कि लड़की को पैसों में खरीद कर लिया है, फिर उससे शादी की। पिशाच विवाह में क्या है? लड़की के साथ जोर जबरदस्ती करके, जब उसकी मर्जी भी नहीं है, उसके साथ गलत संबंध बना के उससे उससे विवाह करना, ये हमारा पिशाच विवाह के अंतर्गत आता है। यहाँ क्या है, जब स्त्रियों को युद्ध के उपरांत आप जीत कर ला रहे हो फिर विवाह कर रहे हो, वो हमारा राक्षस विवाह के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, किस विद्वान ने एक विवाह को ही विवाह का आदि स्वरूप माना है? तो किसने माना है? माना है मैकाइवर ने। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका थर्ड, मैकाइवर। नेक्स्ट है, हिंदुओं में विवाह के कितने परंपरागत स्वरूप माने गए हैं? हिंदू विवाह में कितने विवाह के परंपरागत स्वरूप माने गए हैं? 8 माने गए हैं। ठीक है, अब इनसे आठ के आपके नाम भी याद होने चाहिए, क्योंकि कोई भी आपसे देख के पूछ लेगा क्या ये हिंदू विवाह परंपरागत के अंतर्गत आते हैं या नहीं आते, इस तरह से ऑप्शन बन जाते हैं। तो आप याद रखेंगे। देखो, एक होता है हमारा ब्रह्मा विवाह, ठीक है, एक होता है हमारा देव विवाह, और होता है हमारा गंधर्व विवाह, एक होता है हमारा राक्षस विवाह, और पिशाच विवाह, और होता है हमारा असुर विवाह। 7 होता है हमारा प्रजापत्य विवाह, और 8वां है हमारा अर्स विवाह। तो ये हमारे जो हिंदू विवाह हैं 8 के 8, आपको नाम भी याद होने चाहिए, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन आपसे नाम में से पूछ ले कि क्या ये हिंदू विवाह के अंतर्गत आता है या नहीं। तो आप इनके नाम याद कर लीजिएगा। इसका यहाँ पे संख्या में हमसे पूछा था, तो संख्या में होते हैं ये 8। नेक्स्ट है, विवाह विच्छेद का सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव किस पर पड़ता है? जब क्या होता है, एक विवाह जो होती है, जो विवाह का जब वो विच्छेदन हो जाता है, जब आपस में रिलेशन उनका टूट जाता है, तो उसका सबसे ज्यादा प्रभाव किस पे पड़ता है? ऑप्शन दिया है क्या? पति पर, पत्नी पर, बच्चों पर, या इनमें से सभी पर? तो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है वो बच्चों पर पड़ता है। इसमें क्या होता है, बच्चों के माइंड पे इतना असर पड़ता है कि उनका डेवलपमेंट ही रुक जाता है। तो विवाह विच्छेद का जो सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा वो किस पर पड़ेगा? बच्चों पर पड़ेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट है, सन 1929 में किस समाज सुधारक प्रयत्नों से बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित हुआ था? तो अभी मैंने बताया था 1929, 28 सितंबर 1929 में क्या हुआ था? हर विलास शारदा जो है, इन्हीं के नाम से क्या बना था? शारदा शारदा एक्ट बना था, जिसमें बाल विवाह निरोधक अधिनियम के अंतर्गत बात की गई थी, बाल विवाह पर रोक लगाई गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट है, प्रेम विवाह का परंपरागत नाम है। प्रेम विवाह का जो परंपरागत नाम है वो है गंधर्व विवाह। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है, हिंदू विवाह का उद्देश्य है। हिंदू विवाह का क्या उद्देश्य है? फर्स्ट दिया है धर्म है, पुत्र प्राप्ति है, रति है, या इनमें से सभी। तो जो हिंदू विवाह का उद्देश्य होता है वो धर्म भी होता है, पुत्र प्राप्ति भी होता है, रति भी होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह में करता है, उसे क्या कहते हैं? एक व्यक्ति है जो अपने ही समूह में अपने जीवन साथी का चुनाव कर रहा है, वो हमारा अंतर विवाह कहलाता है। और अगर वो समूह से बाहर जाकर विवाह कर रहा है तो वो बहिर्विवाह कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट है, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1978 के अंतर्गत निम्न विशेषताएं हैं। तो क्या विशेषताएं हैं? कि लड़के की आयु 18 वर्ष तथा लड़की की आयु 15 वर्ष होनी चाहिए।
ठीक है। सेकंड दिया है लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 होनी चाहिए। बाल विवाह संबंधी मुकदमों की सुनवाई प्रथम श्रेणी के न्यायाधीश करेंगे या उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा कि इसमें जो लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु बताई है वो 21 वर्ष है और जो लड़कियों की आयु डिसाइड की गई है वो हमारी होती है 18 ईयर्स। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है सौदाइक क्या है। देखो ये सौदाइक क्या होता है, स्त्री धन जो होता है उसको सौदाइक कहा जाता है। तो आप याद रखेंगे कि सौदाइक की जहां भी बात पूछी जाएगी हम उसका आंसर देंगे स्त्री धन। राइट आंसर हो गया इसका बी। नेक्स्ट है बाल विवाह समाप्त करने के उपाय। बाल विवाह को समाप्त करने के क्या उपाय है? क्या शिक्षा का प्रचार और प्रसार करना। सेकंड दिया है दहेज पर प्रतिबंध कानून लगाए जाए, यह सही निर्णय लेने में सक्षम हो। तो देखो अगर बाल विवाह को समाप्त करना है तो ये तीनों ही चीजें जो होती हैं वो आवश्यक होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, शिक्षा का प्रचार प्रसार भी होना चाहिए, दहेज पर प्रतिबंधित कानून भी लागू होना चाहिए, सही निर्णय लेने में सक्षम भी होने चाहिए। ये तीनों ही जो क्वालिटी है ये होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है बाल विवाह क्या है। बाल विवाह क्या है तो आप सभी को पता है बाल विवाह एक सामाजिक समस्या है। राइट आंसर है इसका बी, सामाजिक समस्या। नेक्स्ट है बालकों के घर छोड़ने आत्मनिर्भर होने के बाद प्रारंभ होने वाली पारिवारिक जीवन चक्र की जो अवस्था है वो क्या कहलाती है। तो वो कहलाती है हमारी पुनर्व्यवस्था काल। ठीक है, जिसमें क्या होते हैं बालक घर छोड़ के आत्मनिर्भर होने के बाद क्या करते हैं अपना पारिवारिक जीवन चक्र स्टार्ट करते हैं। तो ये जो अवस्था होती है ये हमारी पुनर्व्यवस्था कहलाती है। इसके बाद हमारी प्रथम अवस्था चलती है, फिर विस्तृत चलती है, फिर संकुचित अवस्था चलती है। तो इस तरह से हमारा ये जीवन चक्र चलता है। नेक्स्ट है विवाह क्या है। विवाह क्या है तो विवाह एक सार्वभौमिक संस्था है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी कि विवाह क्या है, विवाह एक सार्वभौमिक संस्था है। ठीक है, नेक्स्ट है लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम वैधानिक आयु क्या है। तो लड़कों के लिए जो हमारे कानून में जो एज डिसाइड की गई है वो 21 वर्ष है और लड़कियों की है 18 वर्ष। ठीक है, 18 वर्ष लड़कियों की बताई गई है, लड़कों के लिए बताई है 21 वर्ष। नेक्स्ट है दहेज विरोधी बिल किस सन में पारित हुआ था। तो दहेज विरोधी बिल है वो किस सन में पारित हुआ था, तो वो हुआ था हमारा 1961 में। तो आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, डेली अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना सिलेक्शन लीजिए। थैंक यू।